Hey everyone, welcome to the Bay of Law. Today, I'm going to give you an overview of the Indian Constitution. So this video is primarily focusing on layman. तो अब एक कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट करने से पहले अगर कॉन्स्टिट्यूशन को मैं एक जूरिस्ट की लैंग्वेज में बोलूँ तो इसे हम लोग बोलते हैं ग्रंड नॉर्म ऑफ आवर कंट्री। ग्रंड नॉर्म मतलब क्या होता है? ग्रंड नॉर्म मतलब होता है फंडामेंटल नॉर्म ऑफ आवर कंट्री। जितने भी लॉज इस कंट्री में पास किए जाएंगे उन सारे लॉज को कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कॉन्सोनेंस में रहना है, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को वायलेट नहीं करना है। अगर कोई भी लॉ जो कि इस कंट्री में पास हुआ है और वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स को वायलेट कर रहा है तो उस लॉ को हम लोग नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देते हैं। तो इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट से आपको ये अंदाजा लग गया होगा कि कितना इंपॉर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशन। राइट्स तो आपको अपने बहुत से पता होंगे, राइट टू लाइफ, राइट टू पर्सनल लिबर्टी, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ऐसे बहुत, राइट टू वोट, कई सारे ऐसे राइट्स हैं। पर क्या आपको पता है ये राइट्स आते कहाँ से हैं? टू बी स्पेसिफिक, ये फंडामेंटल राइट्स, ये राइट्स आते हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। तो आज हम इसी कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, इसके बनने से लेकर अब तक इसकी क्या सिचुएशन रही है। सबसे अच्छी बात यह है इस कॉन्स्टिट्यूशन की, उस टाइम जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन थे इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते थे उन सारे कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा गया, फिर जाके कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने हमें ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दिया है। ये बात मैं डेफिनेटली कहती हूँ कि हर चीज में कहीं ना कहीं लूप होल होते हैं, बट दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन विच वी कैन हैव। कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में अराउंड 2 years 11 months एंड 18 days का टाइम लगा और एक्सपेंस आया अराउंड 6.4 करोड़ रुपीस का। जो ये कॉन्स्टिट्यूशन का कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट कोई बहुत नया कंसेप्ट नहीं है, ये अशोक मौर्य के टाइम से है। अशोक मौर्य ने कुछ पिलर्स के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स लिखवाए थे जिसे एडिक्ट्स ऑफ अशोका के नाम से जाना जाता है। उसके बाद भी बहुत सारे लॉज आए, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो उन्होंने अलग अलग लॉज पास किए। उसके बाद फिर ब्रिटिश राज जब हमारे कंट्री में चलने लगा तो बहुत सारे एक्ट्स हैं, जैसे इंडियन काउंसिल्स एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, डिफरेंट ईयर्स में, और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। फिर फाइनली हमारे पास आता है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई। उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर 385 मेंबर्स थे, जिसमें से 93 मेंबर्स जो थे वो प्रिंसली स्टेट्स के थे। इससे ये बात पता चलती है कि प्रिंसली स्टेट्स को अलग नहीं छोड़ा गया था, उन्हें भी साथ में लेके चले थे। हमारे जो स्टेम लीडर्स थे उन्होंने उनका भी ख्याल रखा। उसके बाद इसके अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक कमेटी थी वो थी ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके चेयरमैन थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। इन्होंने मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा है। अब इसके अंदर और भी इम्पोर्टेंट नोन पर्सनैलिटीज़ थी, जैसे राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, अबुल कलाम आज़ाद और ऐसे और नोन पर्सनैलिटीज़ थी जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी के पार्ट थे। की सिचुएशन को देखते हुए लीडर्स ने हर एक कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से उसका बेस्ट प्रोविजन लिया। जैसे हमने यूके से पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। उस टाइम हमें कोई ऐसा लीडर चाहिए था जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाए देश की, इस वजह से हमने रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट चुना। अब पार्लियामेंट्री सिस्टम मतलब ये होता है कि जितनी इसके तो वैसे बहुत से फीचर्स है, लेकिन अगर कुछ इंपॉर्टेंट फीचर की बात करें तो ये फीचर होगा कि कंट्री में 2 तरीके के एग्जीक्यूटिव्स होंगे, एक होगा रियल एग्जीक्यूटिव, एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, जैसे कि इंडिया में प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट। और उसके बाद दूसरा है जो मेजॉरिटी पार्टी का रूल चलेगा, जिस पार्टी के पास मेजॉरिटी है वो पार्टी रूल करेगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर था पार्लियामेंट्री सिस्टम का। तो ये हमने यूके से लिया है। यूएसए से हमने हमारे फंडामेंटल राइट्स लिए हैं, जिसके ऊपर आए दिन सुप्रीम कोर्ट में पिटिशंस फाइल होते रहते हैं अंडर आर्टिकल 32। उसका हमने सुप्रीम कोर्ट का कंसेप्ट लिया, जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट लिया। उसके बाद हम लोगों ने जर्मनी से इमरजेंसी प्रोविजंस भी लिए, जैसे हमने इमरजेंसी देखी कंट्री में किस तरीके की आई। डार्केस्ट पीरियड ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है जो इमरजेंसी इंदिरा गांधी के टाइम में आई थी। उसके बाद जापान से हमने सुप्रीम कोर्ट की फंक्शनिंग के बारे में लिए। तो इस तरीके से हमने हर एक कंट्री से उसका बेस्ट फीचर्स लिया है। मैंने स्क्रीन पे कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स जो हमने लिए हैं वो मैंने मेंशन कर रखा है। अब हम लोग बात करेंगे मेन फीचर्स क्या है, मेन करेक्टरिस्टिक्स क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के, जिसके थ्रू मैं पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का ओवरव्यू दूंगी। तो पहला इंपॉर्टेंट फीचर ये है लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। पूरे वर्ल्ड में इससे बड़ा कोई कॉन्स्टिट्यूशन है ही नहीं, और वो भी रिटन में। इसके अंदर जब बना था तब इसके अंदर 395 आर्टिकल्स थे और इसे हमने 22 पार्ट से बांट रखा था और साथ ही 8 शेड्यूल्स थे। लेकिन अब अमेंडमेंट्स होते होते अब इसके अंदर
448 आर्टिकल्स हैं। अब तक देखो इतने आर्टिकल्स ऐड हो चुके हैं, बट स्टिल अभी भी उस टाइम का बना हुआ कॉन्स्टिट्यूशन आज भी काम कर रहा है। तो मतलब सोचो किस तरीके से इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया होगा। मैं ये डेफिनेटली अग्री करती हूँ, लूपहोल्स होते हैं, लेकिन देखो कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से बना कि आज भी वही कॉन्स्टिट्यूशन फंक्शन कर रहा है। हाँ डेफिनेटली अमेंडमेंट्स है बट स्टिल। और अभी इसके अंदर 25 पार्ट्स हैं और साथ ही 12 शेड्यूल्स हैं। अब रीज़न क्या था हमारा इतना लेंदी मतलब लेंदी कॉन्स्टिट्यूशन बनने का। हमने ना एक ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, मतलब सेंटर और स्टेट के लिए हम लोगों ने अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाया जैसे बाकी कंट्रीज़ में है। हमने सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, सेंटर के लिए भी और स्टेट के लिए भी। और हमारा पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है और इतने सारे स्टेट्स हमने डिवाइड कर रखे थे, तो यही कुछ रीज़न था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो था इतना लेंदी क्यों था। फीचर है प्रियम्बल। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल को बनाते हुए बहुत ध्यान रखा गया। प्रियम्बल बेसिकली से हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स इंटेंड कर रहे थे वो सारी चीज़ें प्रियम्बल में है। दो प्रियम्बल किसी तरीके का राइट नहीं देता है किसी को, लेकिन फिर भी प्रियम्बल बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उनका इंटेंशन समझना है। तो हम इसे ऐसे बोलते हैं कि इट इज़ अ की टू ओपन द माइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स। तो इसके अंदर ये बताया जाता है, स्टार्टिंग ऐसे होती है प्रियम्बल की, वी द पीपल ऑफ इंडिया। वो बात ये बताती है, वो लाइन हमें ये बताती है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसे कॉन्स्टिट्यूशन का पावर जो है उसे लोगों से मिला है, वी द पीपल। देन वो ये बताती है कि जो इंडिया है वो एक सॉवरीन कंट्री है, कोई और कंट्री इंटरफेयर नहीं करेगा अगर इंडिया अपने लॉज बना रही है तो। सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है। देन ये बताती है कि ऑब्जेक्टिव क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, जस्टिस प्रोवाइड करना, चाहे वो जस्टिस सोशल लेवल पे हो, इकोनॉमिक या फिर पॉलिटिकल लेवल पे। देन लिबर्टी प्रोवाइड करना, देन इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड डिग्निटी। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे फीचर की, ये है पार्लियामेंट्री सिस्टम। मैंने इसका थोड़ा सा आपको पहले ही बता दिया था कि पार्लियामेंट्री सिस्टम ये होता है कि यहाँ पे दो तरीके की गवर्नमेंट होती है, दो तरीके के एग्जीक्यूटिव होते हैं। एक होता है नॉमिनल एग्जीक्यूटिव और एक होता है रियल एग्जीक्यूटिव। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर है और प्रेसिडेंट है। एक्चुअली में जो रियल एग्जीक्यूटिव है कौन है, प्राइम मिनिस्टर। और मेजॉरिटी पार्टी रूल यहाँ पे इंडिया में आप देखोगे अलग अलग पार्टी बनी रहती है। अब पार्टी बनने के पीछे का रीज़न बहुत कुछ भी हो सकता है, रिलीजियस बेसिस है या फिर डेवलपमेंट है, कुछ भी रीज़न हो सकता है। ठीक है, लोकेलिटी बेसिस पे पार्टी बन जाती है, तो जिस भी पार्टी के पास मेजॉरिटी होगी वो रूल करेगी। ये कुछ पावर है। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है सेपरेशन ऑफ पावर। यहाँ पे जो पावर है वो बटे हुए हैं, लेजिस्लेचर के बीच में पावर और हमारा जुडिशरी के बीच में पावर बटा हुआ है। अब बात करते हैं अगले फीचर की, फेडरल स्ट्रक्चर। अब फेडरल स्ट्रक्चर बेसिकली ये होता है ना कि यहाँ पे जो पावर रहता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में बटा हुआ रहता है। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, मतलब हमारे स्ट्रक्चर को प्योरली फेडरल नहीं कहा जाता है। कहा जाता है कि ये जो है ये थोड़ा यूनिटरी है, मतलब पावर जो है पूरे नहीं बटे हुए। तो कहीं ना कहीं ये बात सही है। जैसे अमेरिका की हम लोग बात करेंगे तो अमेरिका में क्या हुआ, कई सारे स्टेट से मिलकर एक स्टेट बनाया है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं था। इंडिया में एक स्टेट था, उस स्टेट को हमने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पार्ट्स में डिवाइड करने के पीछे का रीज़न क्या था, रीज़न ये था कि ठीक से गवर्नेंस हो सके। तो अलग अलग पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया। इस वजह से जो पावर्स है, डेफिनेटली स्टेट गवर्नमेंट के पास काफ़ी पावर्स है जो कि उसे खुद कॉन्स्टिट्यूशन देता है। सेंट्रल गवर्नमेंट किसी तरीके का पावर नहीं देता स्टेट गवर्नमेंट को। जो स्टेट गवर्नमेंट के पास आप पावर्स देखते हैं ना, गवर्नर या फिर सीएम, ये सारे पावर्स कहाँ से मिलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से मिलते हैं। तो ये हमारे फेडरल स्ट्रक्चर की वजह से आया है। देन कमिंग ऑन आवर नेक्स्ट फीचर, फंडामेंटल राइट्स। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मैंने आपको बताया कई पार्ट्स है, तो जो तीसरा पार्ट है ना, थर्ड पार्ट, वो बात करता है फंडामेंटल राइट्स की, जो कि आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक है। अब इसके अंदर हमारे पास बहुत सारे राइट्स हैं, मैंने कुछ मेजर हेड्स के अंदर डिवाइड कर दिया है। जैसे राइट टू इक्वालिटी, जो कि आर्टिकल 14 to 18 के बीच में है। देन राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, देन राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। अब ये आपको राइट तो दे दिए गए हैं, पर क्या आपको, अगर आपके राइट्स जो है आपको दिए नहीं जाते, राइट्स इन्फोर्स कराने के लिए आप क्या कर सकते हो, तो उसके लिए हमें बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल दिया गया है जो है आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 को बी आर अम्बेडकर ने कहा सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमें पर्टिकुलर आर्टिकल राइट देता है कि अगर हमारे किसी भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है
तो हम लोग डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं। मतलब हमें अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है, इसकी रेमेडी हमें खुद एक फंडामेंटल राइट हेडिंग के अंदर दे रखा है। आई होप यू आर गेटिंग इट व्हाट आई मीन, कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी मतलब फंडामेंटल राइट वायलेट होने के बाद जो रेमेडी है वो खुद एक फंडामेंटल राइट है, जिसे हम लोग बोलते हैं सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एंड डेफिनेटली इट इज़। अगर इतने सारे राइट्स प्रोवाइड कर दिए गए और कोई मशीनरी ही नहीं है, रिड्रेसल मशीनरी, तो क्या फ़ायदा इस राइट्स का। देन अगला, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब जैसे हम लोग स्टेट जो है कई सारे लॉज बनाते हैं, तो लॉज बनाने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं ना जिन्हें ध्यान रखना होता है, जैसे डेवलपमेंट है ना, वुमेन का देखना, या फिर चाइल्ड का देखना है ना, या फिर ऐसे अलग अलग सेक्टर्स को देखना, या फिर जैसे इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये सारी चीज़ें। तो ये जो प्रिंसिपल्स है ना, इसको हमने खुद कॉन्स्टिट्यूशन में डाल रखा है, जो कि पार्ट 4 में है। भले ही ये जो प्रिंसिपल्स है ये एनफोर्सेबल नहीं है, हम इस बात के लिए कोर्ट में नहीं जा सकते कि अरे लॉ मेकर्स ने तो इस चीज़ को फॉलो ही नहीं किया, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। हाँ, ये डेफिनेटली हम नहीं कर सकते, लेकिन अगर कोई भी, ये रिकमेंडेड है कि मतलब जो भी लॉ मेकर्स हैं कोई भी लॉ पास करें तो उन्हें इन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखना है। और अब जैसे जैसे इंडिया की कंडीशन इंप्रूव हो रही है, पहले कंडीशन अच्छी नहीं थी, इस वजह से हम लोगों ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज के अंदर डाला, लेकिन जैसे जैसे कंडीशन अच्छी हो रही है इंडिया की, कुछ चीज़ें जो है उसे हमने फंडामेंटल राइट से शिफ्ट कर दिया। जैसे राइट टू एजुकेशन, पहले वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में था, लेकिन अब वो फंडामेंटल राइट्स में आ चुका है आर्टिकल 21A में। तो ये हो गया हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। अब आते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इनिशियली बना था ना, फंडामेंटल ड्यूटीज़ नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। वो आया इमरजेंसी के बाद, कि लोगों को अपने राइट तो याद रह जाते हैं, हमारे पास ये राइट है, पर किसी को अपनी ड्यूटी नहीं याद रहती। तो इसी के लिए हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटीज़ आई हैं। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ में ये है कि हमें कंट्री के रिस्पेक्ट करना है, इंटरनेशनल ट्रीटीज़ के रिस्पेक्ट करना है, ऐसे अलग अलग सिटीजन्स के ऊपर फंडामेंटल ड्यूटीज़ इम्पोज करी है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं मानते हैं तो आपको कोर्ट ले जाया जाएगा, नहीं। हाँ, लेकिन कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ को एनफोर्स कराने के लिए हमने अलग अलग लॉज पास कर रखे हैं पार्लियामेंट ने, और उस लॉज के अंदर अगर आपने कोई ऑफेंस कमिट किया है तो डेफिनेटली आपके अगेंस्ट प्रोसीडिंग चलेंगी। उसके बाद अब बात करते हैं हम लोग सेकुलर स्टेट की। जब मैं बात करूँ, जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना था इनिशियली, तो उसके अंदर वो सेकुलर वर्ड नहीं था, लेकिन क्या हुआ 1976 में जब 42nd अमेंडमेंट आया कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उसके अंदर सेकुलर वर्ड डाल दिया गया, जो कि ये कहता है कि ना ही किसी भी रिलीजन को गवर्नमेंट से ना तो किसी तरीके का सपोर्ट है, ना ही तो गवर्नमेंट उन्हें डिसरिस्पेक्ट कर रही है। गवर्नमेंट की तरफ से किसी तरीके की रोक नहीं है, कोई भी रिलीजन आप चाहो यू कैन प्रैक्टिस, ठीक है। ना किसी को सपोर्ट है, ना ही किसी को पीछे किया जा रहा है। देन अनदर थिंग इज अफर्मेटिव एक्शन। अफर्मेटिव एक्शन मतलब रिजर्वेशन हम ये पता है कि हमें शुरुआत में जो SC/ST कैटेगरी को बिलोंग करते थे या फिर अदर बैकवर्ड क्लासेस को, उनकी कंडीशन बेकार थी इनिशियली, आई विल से इनिशियली उनकी कंडीशन बेकार थी, तो उनके लिए रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में कि वो लोग थोड़ा आगे आ जाए, वरना ऐसे तो फिर वो हमेशा पीछे ही रह जाते। अब जो इनिशियली जब ये आया था ये प्रोविजन, तब ये कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए था रिजर्वेशन वाली चीज़, लेकिन क्या हुआ ओवर द टाइम से बढ़ाते गए पॉलिटिकल लीडर्स अपने इंटरेस्ट के लिए, अलग अलग चीज़ों के लिए। अब देखिए, पहले तो रिजर्वेशन जो था वो सिर्फ SC/ST इन्हीं सब चीज़ों के लिए था, लेकिन ओवर द टाइम जो था रिजर्वेशन, अब जैसे हम देख सकते हैं इकोनॉमिक वीकर सेक्शन EWS कैटेगरी के लिए भी आ गया है, देन ऐसे अलग अलग सेक्टर्स के लिए भी अब हमारे पास रिजर्वेशन आ गया है। लेकिन मेरे हिसाब से जो रिजर्वेशन है वो बहुत ही अच्छा फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, बट इट नीड्स स्लाइट अमेंडमेंट, राइट, कि कुछ जगह पे इसको अमेंडमेंट की ज़रूरत है, इसे वाइजली यूज़ किया जाए, ना कि अपने पर्सनल इंटरेस्ट को सेटिस्फाई करने के लिए। देन कमिंग ऑन अनदर फीचर, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट फीचर ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आई वुड से इंडिपेंडेंट जुडिशरी। और भले ही कभी कभी ये कहा जाता है कि जुडिशरी जो है वो कमिटेड है, कमिटेड जुडिशरी मीन्स वो गवर्नमेंट जो कहेगी वही करेगी, मतलब गवर्नमेंट के कहने पे चलेगी, गवर्नमेंट के रूल्स को सपोर्ट करेगी। ऐसा हुआ भी है, आई वोंट लाई, ऐसा हुआ भी है और शायद होगा भी, लेकिन इंडियन जुडिशरी ने वो भी काम किया है, लोगों के राइट्स से बचाने के लिए जो काम किया है
उसे नहीं भुलाया जा सकता, राइट। इंडियन जुडिशरी, तो हमारी जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है। इसी रीजन की वजह से हमने अपने जुडिशरी को इंडिपेंडेंट बनाया है कि जिससे कि वो अफेक्ट ना हो अपने डिसीजन देते टाइम, बायस्ड ना हो अपने डिसीजन मेकिंग में। अब हमने इंडिपेंडेंट कैसे बनाया है कि जैसे उनकी जो सैलरी है, वो सैलरी जो है वो पार्लियामेंट वाले लोग नहीं डिसाइड करते, वो कंसोलिडेटेड फंड से जाता है इंडिया के। ऐसे ही कुछ अलग अलग फीचर्स हैं जो कि हमारे जुडिशरी को इंडिपेंडेंट बनाता है। इनके अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, देन इनके टेन्योर से रिलेटेड, इनके एक्सपेंसेस से रिलेटेड, तो ये कुछ चीज़ें हैं। देन उसके बाद आता है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ ये कहता है लॉ सबके लिए बराबर है, लॉ से सुप्रीम कोई भी नहीं है, चाहे वो गवर्न हो या फिर खुद गवर्नमेंट हो। एवरीवन इज इक्वल इन फ्रंट ऑफ लॉ, जो कि आर्टिकल 14 में दिया गया है। उसके बाद हमारे पास प्रोविजंस हैं इंडिपेंडेंट एजेंसीज के, जैसे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी, ये कुछ चीज़ें हैं। उसके बाद अगला फीचर जो कि अमेंडिंग पावर एंड बेसिक स्ट्रक्चर। ये कॉन्स्टिट्यूशन को लेके जो सबसे बड़ी लड़ाई हुई है कि कॉन्स्टिट्यूशन को लेके, वो लड़ाई हुई है बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर। इसकी बहुत ही लंबी हिस्ट्री है, लेकिन हम शॉर्ट में से समझने की कोशिश करेंगे। देखो, अब हमारे पास दो आर्टिकल्स हैं, एक है आर्टिकल 13, एक है आर्टिकल 368। आर्टिकल 13 ये कहता है कि अगर कोई भी ऐसा प्रोविजन है जो कि फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन के आने से पहले था या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के आने के बाद आता है, तो उस लॉ को जो जुडिशरी है नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। अब वहीं पे आर्टिकल 368 बात ये करता है कि पार्लियामेंट कोई भी जो प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसे अमेंड कर सकता है। अब अमेंड करने के लिए कुछ प्रोविजंस को सिंपल मेजॉरिटी से अमेंड कर सकता है और कुछ को स्पेशल मेजॉरिटी यानी 2/3 मेजॉरिटी। तो अब लड़ाई चल रही थी यहाँ पे, बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट तो आया ही आया, लेकिन लड़ाई थी यहाँ पे जुडिशरी के बीच में और लेजिस्लेचर के बीच में। हाँ, इन लोगों के बीच में, इन दो ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट के बीच में कहीं ना कहीं हमेशा थोड़ा सा कंफ्लिक्ट चलता रहता है, लेकिन उस टाइम मतलब इंदिरा गांधी के टाइम ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका था ये फाइट, है ना। इन लोगों को मतलब ये था एक खुद को सुपीरियर दिखाने की चीज़ थी। पार्लियामेंट खुद को सुप्रीम दिखा रहा था और यहाँ पे जुडिशरी खुद को सुप्रीम दिखा रहा था। अब नो वन वॉज कंसर्न अबाउट कि कॉन्स्टिट्यूशन के साथ हो क्या रहा है। तो ये बोला गया, केशवानंदा भारती केस का जो जजमेंट था, वेरी लैंडमार्क जजमेंट। अगर कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशन की बात आती है ना, तो वहाँ पे इस केस का नाम जरूर लिया जाता है, केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इस केस में ये बोला गया कि पार्लियामेंट के पास पावर तो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने के लिए, वो किसी भी प्रोविजन को अमेंड कर सकता है पार्लियामेंट, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं कर सकता है। अब बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, उन्होंने तब तो बेसिक स्ट्रक्चर नहीं डिफाइन किया, कुछ चीज़ें बता दी बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर, जैसे कि रूल ऑफ लॉ, है ना, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, डेमोक्रेटिक सिस्टम, ये कुछ चीज़ें उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर बता दी कि जो मूल ढांचा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करी जा सकती, बाकी कुछ भी अमेंडमेंट लाया जा सकता है। आपको एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ, जब एक कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था हमारा, तो नॉर्मली क्या होता है, किसी भी लेजिस्लेशन को पास किया जाता है तो उसके ऊपर वोटिंग होती है, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बनते टाइम किसी भी तरीके की वोटिंग नहीं हुई थी। वहाँ पे क्या हुआ था, डिस्कशंस हुए थे। रीज़न क्या होता है, जहाँ पे वोटिंग हो जाती है ना, डिफरेंसेस क्रिएट हो जाते हैं लोगों के बीच में, और शायद हमारे सामने इतना अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं आ पाता। तो आई विल डेफिनेटली अग्री कि कुछ लूप होल्स है कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन this is one of the best piece of legislation which you will ever see. So thank you for watching this video. Please do like, share and subscribe our channel if it was helpful for you.